स्वर्गीय डॉक्टर शक्तिदान कविया जी की पावन स्मृति को सादर नमन। हम सभी के प्रेरणा स्रोत आदरणीय लखावत जी, मंचासीन सभी विद्वत जन, यहाँ आसीन सभी प्रबुद्ध जन, सभी को मेरा सादर नमन। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, 2 मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। काफ्का अंग्रेजी के एक विद्वान है और वो लिखते हैं कि अगर हम किसी रचना को पढ़ते हैं और वह रचना अगर हमारे मस्तिष्क पर हथौड़े से प्रहार नहीं करती है, हथौड़े के समान प्रहार नहीं करती है, तो ऐसी रचना को पढ़ने का किसी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है, वो साहित्य की कोटि में नहीं आई। मैं बात कर रहा हूं राजस्थानी साहित्य की, डिंगल साहित्य की विशेष रूप से, कि जब हम इसको पढ़ते हैं तब अगर हमारा खून नहीं खोलता है, हमारे भीतर का रक्त अगर संचरित नहीं होता है, तो फिर हमारे होने पर मुझे संदेह होता है। जिस प्रकार का वीर रसात्मक साहित्य हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है, खासकर जब हम डिंगल की बात करते हैं, तो यह वह काव्य है, यह वह भाषा है जिसमें भाव चाहे शांत हो चाहे क्रांत हो, जंग से युक्त हो या राग रंग से युक्त हो, प्रतिशोध से युक्त हो या आत्मबोध से युक्त हो, उसकी सफल एवं सार्थक अभिव्यक्ति हमें डिंगल में दिखाई पड़ती है। और उसका वैशिष्ट्य यह भी है कि जो राजस्थान के डिंगल कवि हुए हैं, चाहे हम कलम की बात करें या कृपान की बात करें, दोनों में वे धनी थे। और साहित्य की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से ये जो उनका साहित्य रचा गया है, वो अपने आप में अद्वितीय दिखाई पड़ता है। उसका कारण भी है क्योंकि इन रचनाकारों ने जो सुनी सुनाई कहानियां हैं, उनको आधार बना करके साहित्य की सृष्टि नहीं की, उसको काव्य का एक रूप प्रदान करके, अलंकृत करके अविष्ठित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि जो उन्होंने देखा उसको उसी रूप में उन्होंने शब्दबद्ध करने का प्रयास किया और एक साथ इतिहास धर्म, समाज धर्म और कवि धर्म का वे निर्वाह करते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। जहां तक शक्तिदान कविया जी का प्रश्न है, अभी काफी चर्चा यहाँ पर हुई है। मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूं कि डिंगल काव्य की जो एक वाचिक परंपरा रही है, उसको विरासत के रूप में संजो करके समूचे विश्व में डिंगल काव्य पाठ के रूप में अपनी एक ख्याति उन्होंने यहाँ पर प्राप्त की। जिस प्रकार से उनका साहित्य बृहद है, उसी प्रकार से उनकी जो साख है वह भी हमें अत्यंत विस्तृत, विपुल और व्यापक दिखाई पड़ती है। और जहां तक राजस्थान की वीरता का प्रश्न है, तो मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ का जो जीवन दर्शन है, उसमें वीरता उदात्त रूप में आलोचित हमें दिखाई पड़ती है। क्योंकि जब हम यहाँ के योद्धाओं को देखते हैं और कर्तव्य पालन हेतु जब वो युद्ध की ओर प्रस्थान करते हैं, रणक्षेत्र की ओर प्रस्थान करते हैं, क्योंकि मरण पर्व की जो मांगलिक परंपरा है वो यहीं पर हमें दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में उन योद्धाओं का जब तिलक करने के लिए जो वीरांगनाएं हैं वो आती हैं, वो मात्र इतना कहती है कि कटबल जा जो खेत में परमत आजो हार। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर वर्णन दिखाई पड़ता है युद्ध का। मैं एक छोटा सा पद यहाँ पर प्रस्तुत करके अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि बलदेव जी ढूंढान के चारण कवि रहे, तो इनका एक छोटा सा पद है शिवाजी पर। वो अद्भुत है क्योंकि शिवाजी केवल महाराष्ट्र के कवि नहीं थे, वे समूचे भारत योद्धा नहीं थे, वीर नहीं थे, सपूत नहीं थे, वो समस्त भारत के थे। वो लिखते हैं कि औरंग अन्याय आतताई पे चढ़ाई भई, पाकर बिजाई श्री सीताराम महाराज की, खानन के प्राण खान चंचला समान, आन चमकी कृपान शूरवीर सिरताज की, भाखे बलदेव मुगलों ने सिर मौत छाई, मानो दीट आई है जमात जमराज की, दुम को दबाए दौड़ी दिल्ली में दिलिश स्यों, गाज की आवाज सुनी घोर शिवाजी की। इस प्रकार से लिखने के लिए भी एक साहस चाहिए, हिम्मत चाहिए, और जहां के योद्धा और साहित्यकार एक ही पद के प्रतीक हो, वहां इस प्रकार के वीर साहित्य का सृजन कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं अंत में केवल इतना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का जो आयोजन है वो आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे गौरवशाली इतिहास और परंपरा के परिचय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर केवल इस विषय पर चिंतन करके ना जाए, बल्कि हम हमारी जिम्मेदारी को समझे, हम इस परंपरा को संजो करके रखने में अपनी ओर से क्या योगदान हम दे सकते हैं, इस पर हम विचार करें, तभी यह जो कार्यक्रम है वह सार्थक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शक्तिदान जी कविया साहब ने जैन मुनि रूपचंद जी महाराज साहब पे भी लिखा, उन पे पुस्तक लिखी उन्होंने शाकाहार पे लिखा। आज मैं ऐसे ही हमारे एक समाज सेवी हैं, मैं उत्तम चंद जी लुणावत को आमंत्रित करता हूं कि वो 2-3 मिनट में
इस सारे विषय पर अपनी बात रखे श्रीमान लोणावल जी। श्रीमान शक्तिदान जी, कविया साहब को मेरा सशक्त नमन। उपस्थित मंच एवं आने वाले सभी को मेरा जय जिनेंद्र। शक्तिदान जी साहब ने हमारे गुरुदेव पूज्य प्रवर्तक रूपचंद जी महाराज साहब, जो कि एक गोसाई परिवार से जन्म लिया था, लेकिन उनकी आस्था और उनकी जो शैली थी वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन धर्म पर 3000 पृष्ठों पर गद्य और पंथ लिखे। उन्हीं पदों को काव्या साहब ने एक छोटी सी किताब के द्वारा उनको उसको समर्पित किया और उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। मैं काव्या साहब को बहुत बहुत इस कार्य के लिए वो करता हूं कि इन्होंने हमारे समाज जैन दर्शन के बारे में बहुत ही अच्छी उस किताब में प्रस्तुति दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। ये चारण साहित्य शोध संस्थान यहाँ हो गया, बहुत पहले से काम कर रहा है, बहुत प्रचुर मात्रा में अब साहित्य आ गया। श्रीमान भंवर सिंह साहब भी पधारे हैं बिदाई से, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हम ऑनलाइन कैसे हो, इस सारे लिटरेचर को ऑनलाइन आगे प्रोसेस कैसे करें, इस प्रक्रिया के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। इसके विशेषज्ञ हैं हमारे पास में मनोज जी भीषण, उन्होंने राजस्थानी शब्दकोश को ऑनलाइन किया है और बहुत बड़ा अद्भुत काम किया है अभी, उसके बारे में वो संक्षिप्त में और मार्गदर्शन करें। मनोज जी भीषण। आदरणीय मंच एवं उपस्थित सभी मित्रजन, आदरणीय लखावत साहब का हार्दिक आभार जो मुझे ये मौका दिया। साहित्य संरक्षण ये समय की जरूरत है। कुछ टाइम पहले गिरधरदान जी ने एक मेरे को फोटो भेजा था। संवत 1840 में महान कवि गंगाराम जी बोक्सा की एक पांडुलिपि का चित्र, जिसको लगभग 90% दीमक खा चुकी थी, और एक कविता उसमें से बचा था जो उन्होंने फोटो समेत मेरे को भेजा था कि साहब ये मैं भेज रहा हूँ आपको और इसको आप अपने वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करना। उसकी ग्रंथ को देखकर ही आप, अगर आप खुद भी उस चित्र को देखेंगे तो द्रवित हो जाएंगे कि कितनी महान रचनाएं उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए काल कल्पित हो चुकी है। और ये चीज आगे ना हो, इसके लिए जरूरी है कि हम इन महान रचनाओं को, इस जो हमें विरासत में मिली है, इस अनमोल खजाने को संरक्षित करें। और ऑनलाइन डिजिटाइज करना इसका एक सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। उसके कई कारण हैं। एक तो वो समय के साथ डिग्रेड नहीं होती, दूसरा उसे आप आराम से कभी भी चाहें पब्लिश कर सकते हैं, उसे आप एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, उसे आप आराम से संरक्षित कर सकते हैं, उसकी कैटलॉगिंग कर सकते हैं, लोगों को ये ऑप्शन दे सकते हैं कि उसमें जो चाहे उसे सर्च करें। शोधार्थियों के लिए उसके लिए बहुत सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि वो अपने घर बैठे बिना कहीं जाए अपने घर से उसे देख पाएंगे, उसमें सर्च कर पाएंगे, उसमें उसका उद्धरण दे पाएंगे। बहुत से फायदे हैं इसके। तो ये एक प्रकल्प मैंने शुरू किया है charans.org के माध्यम से, जिसमें सभी चारण कवियों की, पुरानी चारण कवियों की रचनाएं उनको मैं अपलोड करता रहता हूं, क्योंकि लेकिन ये काम इतना बृहद, इतना बड़ा है कि मैं अकेला तो अपने जीवन काल में भी इसको नहीं कर पाऊंगा, और चारण साहित्य शोध संस्थान के साथ मिलकर डेफिनेटली ये काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। अभी वर्तमान के अंदर 1962 में शिकागो यूनिवर्सिटी ने एक योजना आरंभ की थी, नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस करके, NBIL, जिसमें उन्होंने अलग अलग साउथ एशियन लैंग्वेजेस की किताबों का कैटलॉग बनाने की योजना शुरू की थी। और उसमें राजस्थानी किताबें के लिए उन्होंने हीरालाल जी माहेश्वरी को उस समय लिखा था। तो 1962 में उन्होंने 131 किताबें एक लिस्ट बना के और शिकागो यूनिवर्सिटी को भेजी थी,
और उनका प्लान था कि उन सभी किताबों को वो डिजिटाइज करें, लेकिन वो नहीं, एक भी किताब को नहीं कर पाए। अब उन्होंने उस काम को शुरू करने के लिए मेरे से बात की है, तो मेरे साथ लगभग उनका एमओयू साइन होने की स्टेज आ चुकी है। उनमें से 62 बुक्स, 62 किताबें हमारे चारणों के पुरानी लेखकों की लिखी हुई किताबें, रचनाकारों की लिखी हुई किताबें, जिसमें सारी बड़ी बड़ी किताबें, राज रूपक और एक से बढ़कर एक, सूरज प्रकाश, और ये सारी किताबें उसके अंदर है, जिनको डिजिटाइज करने का काम मैं शिकागो यूनिवर्सिटी के साथ में कर रहा हूँ। और ये काम होना चाहिए, डिजिटाइज करना बहुत महत्वपूर्ण काम है, अकेले के बस का नहीं है, सबको मिलकर सहयोग, सबके सहयोग से ही ये चीज संभव है। सबसे पहले तो लोगों से इकट्ठी करना किताबें, उनका अपना एक रिजर्वेशन रहता है किताबों को देने के प्रति, कि किताबें हम दे देंगे किसी को तो वो उसका उतना अवेयर कर पाए या नहीं कर पाए। तो कई तरीके हैं उसमें, एक वैन बन सकती है जिसके अंदर स्कैनर लेकर और हम लोग उनके गांव तक, उनकी जगह तक पहुंच के वहीं पर उसको स्कैन करके और उनकी ओरिजिनल किताब उन्हीं को वापस देकर हम आ सकते हैं, और उन किताबों को हम लोग ऑनलाइन करके और उनको अवेलेबल करवा सकते हैं। सो बहुत तरीके हैं, तो ये मन में ये संशय नहीं रहे कि किताबों का क्या होगा, उसका आगे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसको संरक्षित करना। अगर आपको ये संशय है कि ये किताब आम आदमी के बीच में नहीं जानी चाहिए बिना किसी कमर्शियल एडवांटेज के, तो वो भी चीज संभव है। टेक्नोलॉजी में सब कुछ संभव है, एक बार बस आपका सहयोग की दरकार है, और ऑनलाइन करने के अंदर आप सभी सहयोग करें, ये मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद। कैलाश जी कविया जो पहले मूलतः यहाँ लाइब्रेरी को संभाला है उन्होंने, और अभी वो सेंट्रल स्कूल्स जो है केंद्रीय विद्यालय वाले संगठन में है, और अभी वो आकर के वो भी हमको सहयोग करेंगे, ये एक लाइन में हमको आश्वासन दे। रिटायर होने वाले हैं। सीधा आश्वासन दे दो सर। केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो पुस्तकालय है उसमें ई ग्रंथालय आता है, और मैं वीसी साहब से प्रार्थना करूंगा कि आपके यहाँ भी ई ग्रंथालय, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से एक सॉफ्टवेयर आता है, उस वेब सॉफ्टवेयर में पूरे पुस्तकालय को हम कैटलॉगिंग करके और आप जहां चाहें वहां हमको भेज देंगे, तो मैं रिटायरमेंट के बाद में आपका ये काम पूरा करूंगा। ये भविष्य भी तो चाहिए ना सुरक्षित, इसलिए गारंटी। एक बहुत अच्छा काम आज के अवसर पर हो रहा है कि लक्ष्मणदान जी कवि आख्यान, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, राजस्थानी भाषा के बहुत बड़े लूठे कवि हैं उन्होंने, और देश से पहाड़िया जी ने अपने, कविया साहब ने 101 किताबें, और पहाड़िया जी ने भी अपना जो किताबें हैं लगभग 6601 की 58 किताबें आज संस्थान को भेंट कर रहे हैं। ये इस भेंट करने का पत्र माननीय अध्यक्ष जी भंवर सिंह साहब को देवे। लक्ष्मणदान जी कविया साहब पधारे, और मैं भंवर सिंह साहब से निवेदन करूंगा, पहाड़िया जी आए या पत्र आप आए? ठीक है, पधारे। ये लिस्ट है, सब किताबें दे रहे हैं, ये आपको दे रहे हैं। आ गया ना, बहुत अच्छा। अब कविया साहब के परिवार से उनके सुपुत्र से पहले हमने निवेदन किया था कि वो कुछ बोले इस अवसर पर, तो उन्होंने कहा नहीं, भूपेंद्र जी और लाल सिंह बोलेंगे। मैं भूपेंद्र जी से आकर पहले लाल सिंह को बुलाता हूँ, छोटा वो आए और आकर के अपनी बात संक्षिप्त में। लाल सिंह कविया जी, हम गए ना, हमें बहुत अफेक्शन से, बहुत स्नेह से और रखा, भोजन भी कराया, पर उस कविया साहब के तो हम जब भी जाते थे तो हमारे साथ तो स्नेह वैसा ही था। और एक कैलाशनाथ जी कविया बैठे हैं, आपके दादाजी के जितने गीत उनके संग्रह में है ना, आप भी जरा विचार कर लेना, जिस दिन घोषणा करो उस दिन कर लेना, पर उनपे एक अच्छी किताब बन सकती है, ऐसा मैं मानता हूं। मां करनी को नमन करने के पश्चात आप सभी श्रेष्ठ सभाजनों तथा महानुभावों को सादर प्रणाम। मेरा प्रणाम करने के उपरांत मैं देवतुल्य प्रतिभा
एक युग पुरुष के अतुलनीय कार्यों को अविस्मरणीय, अमर बनाने और कयामत तक सहेज कर रखने के लिए आने वाली पीढ़ियों को इनके द्वारा रचित शब्दों के माध्यम से, इनके द्वारा रचित छंदों के माध्यम से, त्रिकुटबंध गीतों के माध्यम से कविया साहब का दर्शन करवाने के लिए डॉक्टर लखावत साहब और को उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और बधाइयां देना चाहूंगा। आज निश्चित ही एक परम शिष्य ने अपने गुरु और उनके अथक प्रयासों को अमर बनाने के लिए उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। जर्जर किताबों को सहेजने और डिजिटलाइजेशन करने का जो कार्य जिस त्वरित गति से ओंकार सिंह जी साहब और उनकी टीम ने किया, शायद ही कोई कर सकता था। सही मायनों में आज ही कविया साहब की आत्मा ने इन सभी कार्यों से प्रसन्न होके, निश्चित होके महाप्रयाण किया होगा। कविया साहब के अद्वितीय कार्यों, अथक प्रयासों, उनकी रचनाओं के गुणों की व्याख्या करने में आप सभी दिग्गजों के सामने तो मैं बहुत बोना हूं। उनके व्यक्तित्व, उनकी प्रतिभा के बारे में समझने, समझाने और बताने में आप मुझसे कोसों आगे हैं। मैं तो अपने वो अनुभव आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा जिनकी वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्हीं विचारों की वजह से वे मेरे लिए युग पुरुष बने, अतुलनीय बने और श्रेष्ठतम व्यक्ति बने। सबसे ज्यादा तवज्जो आज के हम देखें युवा पीढ़ी को, अगर उनके विचारों से जो प्रेरणा ली जानी चाहिए, उनमें से कुछ बिंदु हैं। जैसे सबसे पहले चरित्र। चरित्र जो है वो बेदाग होना चाहिए। कविया साहब की नजर में सबसे पहले जो आता है वो आता है चरित्र। दूसरा जो है, दूसरा बिंदु उनके मायनों में कहा जाए तो पेशेंस, धैर्य। धैर्य बहुत जरूरी है। तीसरा जो है वो है संघर्ष। अगर व्यक्ति ताकतवर बनता है तो ताकतवर बनता है संघर्ष से। उनका मानना था कि संघर्ष सबको करना पड़ता है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए संघर्ष करना ही पड़ा था। चाहे हम बात करें श्री राम की, भगवान श्री राम की, या भगवान श्री कृष्ण की। तो उनका मानना था कि ताकतवर अगर बनना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। ग्लोरी ऑफ अ मैन सेल्फ डिफाइंस इट्स सोल। यहां उनके दादाजी कहते थे कि अनकंडीशनल लव सिर्फ दो को ही प्राप्त होता है, एक महिलाओं को और एक 5 वर्षीय, या हम कह सकते हैं 5 साल तक के बच्चों को। लेकिन एक व्यक्ति को, अ मैन मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट, बिकॉज पावरफुल मैन कैन डू और कैन अचीव एवरीथिंग, और ही कैन मेक द थिंग्स गेट डन बाय अदर्स। उनके शब्दों में अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि अ चाइल्ड नीड्स स्ट्रॉन्ग फादर, अ चाइल्ड नीड्स स्ट्रॉन्ग फादर, अ सिस्टर नीड्स स्ट्रॉन्ग हस्बैंड, अ वाइफ नीड्स स्ट्रॉन्ग हस्बैंड, and the parents need a strong son. Strongness not means that physically, moreover spiritually and mentally. A female needs strong opposition, in other words we can say. वे कहते थे कि विद्या, लक्ष्मी और आध्यात्मिकता ये हर किसी को नहीं मिलती, और जिसको मिल जाती है वह कभी कमजोर नहीं रहता, वह कभी कमजोर नहीं रहता। इसीलिए तभी तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो सबसे ज्यादा जो रहता था कविया साहब का, वो रहता था कैसे भी करके आप किताबों के इर्द गिर्द रहें, अपना जीवन जो भी सहेजना है किताबों के इर्द गिर्द ही सहेजें। वी कैन अचीव ऑल दीज एस्पेक्ट्स बाय डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन। संघर्ष ही व्यक्ति को ताकतवर बनाता है। अब हम कह सकते हैं although we all did and keep doing struggle, but Dr. Kaviya did it in his own style with smartness. वे कहते थे कि अगर धूमकेतु की तरह चमकना है तो संघर्ष हमें करना ही होगा। ममाज बॉय बनकर हम सिर्फ भीड़ का हिस्सा हो सकते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। अगर आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आउट ऑफ द बॉक्स बनकर हम नहीं सोचेंगे तो जीवन के जो खेल हैं, जो जीवन के कर्तव्य हैं, वो हम समझ नहीं पाएंगे। तभी किसी ने गोल्डन वर्ड्स में कहा है कि टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन, टफ टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग मैन
create easy times create weak men, and weak men again create tough times. इसीलिए maybe many of us will understand this and maybe many of us will deny it, but the actual thing is that we have to create, or we have to raise the warriors like Dr. Kaviya Sahab. We have to follow the principles and the achievements of Dr. Kaviya. But instead of this, we are following, or we are making the reels on social media like Instagram and Facebook, the rubbish reels. अब अगर बात की जाए प्रैक्टिकलिटी की, तो हो सकता है कि वो इतने प्रैक्टिकल नहीं भी थे, लेकिन वो हमेशा एक ही चीज कहते थे कि प्रैक्टिकल, हम अगर बात करें पृथ्वीराज चौहान साहब की, तो वो कहते थे कि अगर इतिहास लिखा जाएगा तो वो कभी तलवे चाटने वालों का लिखा नहीं जाएगा। हो सकता है कि कविया साहब के कुछ चीजें ऐसी रही हो जिनमें हमें दिखता हो कि वो प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन आज जो भी ये सभाएं हैं, जो भी उनका मान सम्मान है, तो वो रहे, अपने आदर्शों पर स्थिर रहे। उन्होंने कभी समझौता नहीं किया अपनी विद्या के साथ। अब जैसे अगर हम बात करें, रहीमन जी ने एक बात कही थी कि धर रहसी धर्मर खबजासी खुरशान, धर रहसी धर्मर खबजासी खुरशान, अमर विसंबर उपरान नेचो राको रहन। तभी कहा जाता है कि पेशेंस बहुत जरूरी है। मुश्किलात आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य बनाए रखना जरूरी है। दूसरा, दुर्सा आदा साहब ने यूं ही तो नहीं कहा होगा महाराणा प्रताप के लिए कि अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा कीना, अकबर पत्थर अनेक कई भूपत भेड़ा कीना, हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह, हाथ ना आयो एक पारस राणा प्रताप सिंह। हाँ, हमारे कविया जाति में कई सारे मानव हुए हैं और आगे भी कई सारे होंगे, लेकिन कविया साहब जैसा वापस, डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब जैसा बिरली प्रतिभा वापस ही कभी देखने को मिले। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहूंगा, एक लाइन कहते हुए कि मायड़ जड़े तो एड़ो जड़, जड़ो कविया डॉक्टर शक्तिदान। थैंक यू। ये मोबाइल आपका है? एक बार नार सिंह जी जसोल डॉक्टर शक्तिदान जी के घर मिलने के लिए गए। डॉक्टर शक्तिदान साहब घर पे नहीं विराज रहे थे, तो एक अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ दिया। वो विजिटिंग कार्ड हमको मिला, एक तरफ नाहर सिंह जसोल मेहरानगढ़ लिखा हुआ है और दूसरी तरफ जो खाली जगह विजिटिंग कार्ड है उसमें 2 दोहे लिखे हुए हैं। ऐसे ही ये लाल सिंह कविया जी की जितनी कॉपियां थी स्कूल की, उनमें 4 लाइन भी अगर खाली थी तो उसमें शक्तिदान जी के हाथ के लिखे हुए दोहे हैं। कम से कम 40 कॉपियां हैं उनके पोतों की, जिनके बीच में 6 लाइन भी खाली है, तो शक्तिदान जी का लिखा हुआ वहां पर कुछ न कुछ आपको मिलेगा। यह इस प्रकार का उनका लेखन शैली उसमें से थी। श्री दुर्गेश जी सपूत और लोडा जी भीलवाड़ा से और शाहपुरा से पधारे हैं। मैं पद्म श्री चंद्र प्रकाश जी देवल से निवेदन करूंगा कि बहुत शक्तिदान जी के प्रति उनके बहुत स्नेह रहा है, आस्था रही है और साथ भी रहे हैं। वे आए और उनका पद्म श्री चंद्र प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। दोनों हैं, दुर्गेश जी सपूत और श्रीमान लोढ़ा साहब भीलवाड़ा से पधारे। आइए। और अब भूपेंद्र जी 2 लाइन अपने पोता, मतलब बच्चा ने कहा कि एक तीसरी पीढ़ी जो है वो उन्होंने शक्तिदान जी को जैसे देखा, किया, जितना स्नेह मिला, उसके बाद भूपेंद्र जी। परम आदरणीय ईश्वर तुल्य और मेरे आदर्श है आदरणीय दादू साहब डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब के चरणों में नमन करते हुए सर्वप्रथम परम आदरणीय लखावत साहब और मंच पे विराजमान समस्त महानुभावों का और यहाँ पर उपस्थित जनशक्ति का, विशेष तौर पर मेरे दादी साहब श्रीमती लहर कंवर जी की तरफ से, मेरे कविया परिवार की तरफ से और पूरे बिराई चारणान की तरफ से
मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी अपना समय निकालकर यहाँ पधारे और आपने आज की इस सभा को शोभायमान किया। एक ऐतिहासिक सभा को यहाँ पर प्रतिस्थापित करने के लिए मैं लखावत साहब का पुनः धन्यवाद देता हूं। आज की इस सभा में सबके व्याख्यान सुनने के बाद, सबके विचार सुनने के बाद मुझे वीर रस के महान कवि राजा सूर्यमल जी मिश्रण की दो पंक्तियां याद आ रही है कि मर्दा मरणो हक है उबर सी गल्ला सा पुरुषोरा जीवना थोड़ा ही बल्ला। एक सपूत व्यक्ति या एक साहसी व्यक्ति को ही सच्चे अर्थों में मृत्यु का वर्ण प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में तो सपूतपन दिखाता ही है, लेकिन मृत्यु के पश्चात किसी एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की असल छवि आप जानना चाहते हैं तो उसकी अनुपस्थिति में जानिए। आज आप सभी का यहाँ पर उपस्थित होना, कविया साहब के प्रति यहाँ पर उपस्थित समस्त लोगों के विचार और उनकी जीवनी के बारे में जो अलग अलग बातें मैंने देखी है, सुनी है, और मेरे परिवार में 5 उनके पुत्रों और हम 8 पोता पोतियों में मुझे सबसे कम समय मिला उनके पास रहने का। ईश्वर ने 12वीं में मुझे 6-7 महीने दिए जब मैं उनके साथ रहा, और उस दौरान मुझे उनसे जीवन से जो सीखने को मिला और जो छोटी सी सीख मुझे मिली, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यहाँ पे उपस्थित लोगों ने उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में तकरीबन सारा ज्ञान यहाँ पर उपस्थित हो चुका है। तो मैं कुछ उनके जीवन के अनछुए पहलुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। एक उर्दू का शेर है कि 1000 बरस नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। एक व्यक्ति को आप जब उनकी एक छवि को देखते हैं, लेकिन उनके पीछे का जो इतिहास रहा है, जो उन्होंने संघर्ष देखा है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जब दादोसा की उम्र मात्र 8 महीने थी, तब मेरी स्वर्गीय परदादी सा देवलोक हो चुके थे और घर के अंदर कोई महिला नहीं थी जो उनको संभाल सके, क्योंकि मेरे परदादोसा एकमात्र पुत्र थे और घर के अंदर महिला की अनुपस्थिति में एक 8 महीने का बच्चा, जिनकी भरण पोषण की जिम्मेदारी स्वर्गीय आदरणीय परदादोसा श्री गोविंदान जी सा के कंधों पर थी, उन्होंने एक पिता और एक माता दोनों का धर्म निभाया और बड़े ही विपरीत परिस्थितियों के अंदर उनका लालन पोषण हुआ। और वो विपरीत परिस्थितियां ही थी जिनकी वजह से डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब जैसे एक प्रखर व्यक्ति आज समाज के सामने आए। हालांकि उस वक्त में बिराई के बारे में 2 कहावतें बड़ी मशहूर थी। एक तो बिराई को छोटी काशी कहा जाता था, और कविया साहब जब भी किसी व्यक्ति के पास बैठते थे तो ये जरूर कहते थे कि बिराई के सिर्फ चारणों के घरों में नहीं, अभी तो 36 कौम के हर घर में एक कवि हुआ। छोटी काशी के नाम से आसपास के क्षेत्र में हमारा गांव बहुत प्रसिद्ध था, और दूसरा गांव के अंदर जो दूसरी खूबी थी वो थी पानी बहुत था। तो बिराई के बारे में एक कहावत प्रचलित थी कि बिराई में तो डाकने ही डूब जावे। तो बिराई में इस प्रकार की परिस्थितियां होते हुए और अपने पिता के एक ही पुत्र होते हुए, और जमीन वहां पर उस वक्त बहुत उपजाऊ थी, अगर वो चाहते तो एक सामान्य जीवन गुजर बसर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक संघर्ष का मार्ग चुना। तो मैं एक दिन उनके पास बैठकर बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि चाय बना कर लिया। मैं चाय बना कर लाया जब मैं 12वीं में था। चाय लाकर मैंने रख दी, मैं स्कूल चला गया। जब मैं स्कूल से वापस लौटता हूँ तो वो चाय जस की तस पड़ी है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने चाय नहीं पी? तो मुझे कहा तू फिर से इसको गर्म करके लिया, अब पी लेता हूँ। मैं लेकर आया, मैंने वहां पर चाय रखी, मैं फिर से वापस गया, मैंने खाना बनाया, सब पूरा परिवार खा चुका था। मैं वापस आया तब भी वो चाय वहां पड़ी थी। तो मैंने मेरे दादू साहब से एक सवाल किया, कि मैं उस वक्त में मैं 12वीं में था तो बहुत छोटा था, अज्ञानी था। मैं कहता था आप शरीर में मत इतरो बाधे बाढ़ और क्यों यो चीजों ने कर रहा हो। तो वो एक ही चीज कही कि वो शरीर तो मिट्टी है, वो तो आज नहीं तो काले पंच तत्व में विलीन होनो है, लेकिन मैं आवन वाली पीढ़ी रे हरू सिर्फ कुछ वर्षों री नहीं शताब्दियों री एक ऐसी धारा बन जाऊंगा कि उन धारा रे आधार रे माथे आज तपती रेत रे माथे पड़ पहली जो को बूंद वे विने फना होनो ही पड़े, लेकिन आवन वाली पीढ़ी रे हरू मैं इन साहित्यिक धरोहर में
एक ऐसो रास्तो बनाने जाऊंगा जिन रास्ते हूँ हजारों युवा आने वाली पीढ़ी उन्हों प्रोत्साहित भी वेला और मारो रस्तो सकल भी वेला सहज भी वेला। और दूसरी चीज, कई बार जीवन में संघर्ष की जहां तक बात आती है तो कविया साहब ने बचपन से लेकर और उनकी जवानी तक संघर्ष की पराकाष्ठा देखी। जब भी हम कई बार बैठते थे तो महाकवि चिमनजी बाजीसा की दो पंक्तियां वो जरूर बोलते थे कि मजबूत पाणो रखणो मन में दुख दीन पाणो दर्शावणो ना रहणो कुल रीत सुमार्ग में हिय ते हरि हित हटावणो ना चिमने से खूबी हस बोलण में बिन स्वार्थ बैर बसावणो ना उपकार भला ही करो मर जावणो है फिर आवणो ना। उसके बाद में जब भी मैं उनके पास रहा तो इन 6-7 महीने की अवधि में मुझे आज जीवन में उन्होंने एक चीज की सीख देकर गई कि परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत हो, मनुष्य अगर संघर्ष की राह पर चले तो संघर्ष ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे आगे जाकर आपकी पीढ़ियां भी आपसे प्रोत्साहित होंगी और आपका जीवन भी सफल माना जाएगा। और लास्ट में 2 पंक्तियों के साथ में जो उनका व्यक्तित्व भी था, कृतित्व भी था, इन सभा को मैं नमस्कार करना चाहूंगा कि चिमनजी बाजी की 2 पंक्तियां थी कि आप एक बार अगर जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करके उसके प्रति फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पीछे बार बार मुड़कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते। तो उनके बारे में 2 पंक्तियां हैं। दादा साहब हमें सदैव सारे परिवार को और विशेष तौर पर पोता पोतियों को ये चीजें बोलते थे कि चिमनजी बाजीसा की ये 2 पंक्तियां जीवन का आधार है जिस पर अगर व्यक्ति अमल करे तो उसको जीवन में हर वक्त हर विपरीत परिस्थिति और हर विपरीत दशा में उसे मोटिवेशन मिलता है, उसे आशा की किरण मिलती है कि आप आज किसी भी तरीके से आगे बढ़ते हैं तो आपको एक बार उन पंक्तियों को जरूर याद करना चाहिए। और वो बहुत बड़ा संबल है कि घर स्वार्थ हो कि कुस्वार्थ हो गही बात पछे सिट जावणो ना कर तार भरोसे कियो ही कयो कर कौम पछे पछतावणो ना चिमने से या हिम्मत कीमत है तजी हिम्मत लोग हसावणो ना सिर आण बने तो बने विकमी दुख देख घणो घबरावणो ना दुख देख घणो घबरावणो ना। ये कार्यक्रम में इसकी जब रचना की उसके पीछे एक मन में भाव था। मैं ये सीपी साहब मेरे बहुत अजीज मित्र हैं और हमने दोनों ने जितना लंबे समय तक साथ काम किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों ने किया होगा। बात इतनी सी है कि अक्षरों के पहाड़ इन्होंने खड़े कर दिए और मुझे पहाड़ के पत्थरों से काम करने का काम सिखा दिया, पर हम दोनों साथ काम करते रहे। सत्यनारायण जी कविया के बारे में आज जो एक कार्यक्रम रखा उसके पीछे एक हेतु है और हमने आज जिनको आमंत्रित किया इसलिए ये कार्यक्रम हमने इतना इस प्रकार रखा। हमने आज शिक्षा के क्षेत्र के लोगों को बुलाया, हमने उन लोगों को बुलाया जो उनके बहुत नजदीक, जिन्होंने देखा और जिनको सत्यनारायण जी को आगे उनके विचार को बढ़ाने का काम जिनके ऊपर दायित्व होगा। मेरे एक मित्र है, उनका टेलीफोन आया, मैं आ सकता हूं? मैं कहा क्या कर सकते हो जो आप आओगे? क्या सत्यनारायण जी को यहां से लेके जाने की क्षमता हो तो यहाँ आओ, सत्यनारायण जी के विचार को लेके काम कर सकते हो तो यहाँ आओ, और अगर मन में सत्यनारायण जी नहीं है तो क्षमा करना, हम तो चाहे जहां आपको बस स्टैंड पे मिल जाएंगे, चलते हुए रोडवेज में मिल जाएंगे, कहीं भी हम आपको मिल सकते हैं। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार के विषय को केवल इसलिए रखा कि ये पीढ़ी जो पीएचडी करेगी, आगे जाकर के बोलेगी, उनके साहित्य के बारे में बात करेगी, तो ये समग्र रूप से बात उनकी जानकारी में रहे। और मैं अब आमंत्रित करता हूं जिनको हम सुनना चाहते हैं, हमारे मन में बहुत इच्छा है जिनको सुनने की, मैं डॉक्टर गजानन जी को बुलाता हूं जिन्होंने सत्यनारायण जी को पढ़ा है, सत्यनारायण जी को समझा है, सत्यनारायण जी को लिखा है और सत्यनारायण जी के लिखे हुए को गुणा है, ऐसे डॉक्टर गजानन जी। माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों में वंदन। माँ करणी स्वर्गीय डॉक्टर शक्तिदान जी कविया साहब की पावन स्मृति को नमन। सम्मानित मंच, परम सम्मान्य वीसी साहब, आदरणीय चक्रवर्ती साहब, मान्य राजेंद्र साहब, प्रिंसिपल साहब, परम श्रद्धेय लखावत साहब, सीपी साहब, कंवर सिंह साहब और आप तमाम सामने विराजमान सबको प्रणाम करता हूं। मैं वो सौभाग्यशाली विद्यार्थी हूं जिसे सबसे पहले
डॉक्टर शक्तिदान जी कविया पर लिखने का मौका मिला। शक्तिदान जी ने सब पे लिखा, जितना इतिहास, भाषा, साहित्य, संस्कृति, लेकिन मुझे राजस्थान सरकार की ओर से राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर की ओर से एक प्रोजेक्ट मिला। तत्कालीन अध्यक्ष श्याम महर्षि ने मुझे बुला करके कहा कि मैं चाहता हूं कि जीवित रचनाकारों पर भी निबंध लिखे जाएं, और वो लिखने के लिए शक्तिदान जी के लिए हमने आपका नाम तय किया है। क्योंकि अभी जब हम दोनों पौत्र को सुन रहे थे शक्तिदान साहब के व्यक्तित्व की बात आती तो ये लगता था कि शक्तिदान जी कविया के पास से कुछ प्राप्त करना हर किसी के बस का मामला नहीं है। कविया साहब का एक उसूल था, और मैंने उनसे जब भी बात की है, मैं जीवन में, मुझे पहले तो अवसर नहीं मिला, उनके साहित्य से तो प्रारंभ से परिचित था, लेकिन अंतिम 15 वर्ष जो उनके जीवन के रहे तब मुझे उनसे मिलने का अवसर मिला, और उन 15 वर्ष में जितना स्नेह मैंने उनसे प्राप्त किया उतना स्नेह मुझे अपने जीवन में अब तक किसी से नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए मैं कविया साहब के प्रति कृतज्ञ हूं। कविया साहब कहते थे कि पात्र तो यदि देने से बच भी जाए तो बाद में भी ले सकता है, लेकिन कुपात्र को यदि मैंने कुछ दे दिया तो वो पात्र सबको रोक देगा, इसलिए पात्र के बिना देते नहीं थे कुछ भी, ये उनका उसूल था। जीवन में जन्म की घूंटी के साथ में 2 चीजें कविया साहब के जीवन से जुड़ी रही। मैं क्योंकि मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया, लेकिन मुख्य वक्ता के काम तो पहले हो चुके, मैं तो अपने अनुभव शेयर करता हूं। डिंगल का एक कवित है कि हो मंजू माली तो गुणमाल गूंथ गूंथ पोय के प्रसोन पुण्य प्रभु बे दिया करूं, और हूं सुर ज्ञानी तो तन को तरानो साज सुरताल भावलय भक्ति के भरा करूं, हूं धनवान नीकी वस्तु को नजर करूं, हूं फनवान तो फन पे जीऊं मरूं, जब एक भी न अंक ऐसो प्रभु ना प्रदान किए, तो भावों के सिवाय अब भेंट ही कहा करूं। भावनाएं हैं वो भेंट करता हूं। 2 चीजें मैंने देखी डॉक्टर शक्तिदान जी कविया के जीवन में। जन्म की घूंटी के साथ में पहला संघर्ष था और दूसरा साहित्य था। जन्म के साथ में ये मिला संघर्ष। मैंने जब 2013 में 14 में किताब छप गई, और किताब छपने के बाद में वीसी साहब उस समय सरकार बदल गई, एकेडमी भंग हो गई। अगली जो सरकार बनी उसने एकेडमी में कोई पद लगाया नहीं, एकेडमी बंद ही रही पूरे साल, यानी पूरे कार्यकाल में। किताब बाहर नहीं आई। कविया साहब को, हर व्यक्ति को लगता है, मुझे भी लग रहा था कि मैंने लिखा है कविया साहब पे, मेरे श्रद्धेय पे लिखा है, वो रचना बाहर आनी चाहिए। और कविया साहब को भी लग रहा था कि मेरे जीवन में यदि कहीं पहली बार कोई किताब आई तो उनके सामने आनी चाहिए, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही थी। सरकार की तरफ से ऐसी परमिशन नहीं थी, एकेडमी में पड़ी थी। मैंने जब उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी जन्म की घूंटी के साथ में संघर्ष मेरे साथ में जुड़ा है, जो मेरे मरने के बाद भी शायद ही पीछा छोड़े। और मैं आज तक के कार्यक्रम में निमित्त बताऊं, 1.5 यानी 1 वर्ष का बालक होता है, उस समय मां चली गई। पहली बार पढ़ने के लिए बालेसर गए, स्कूल खुल गई आजादी के पहले 1947 में बालेसर में स्कूल खुली, पढ़ने चले गए, लेकिन वहां पर 12 महीने रहे। आश्रम में जहां रहते थे, जहां पर विद्याश्रम में, वहां रहते हुए उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब घर से गया, पिताजी ने पैसे वैसे वहां जमा करा दी, लेकिन एक ड्रेस थी पास में, एक ड्रेस पहनना, रहना, जुएं पड़ गई। पिताजी गए यानी गोविंदन जी गए, उन्होंने देखा यह बालक का ठीक नहीं रहेगा मामला, मथानिया लेकर के आए। मथानिया से 8वीं पास किया, 9वीं में फिर बालेसर गए, फिर जोधपुर आ गए। जोधपुर में किसी को जानना नहीं, न कोई रिश्तेदार न परिचित, लेकिन वहां पर संघर्ष करके, और अगला जो संघर्ष विधिवत रूप से संघर्ष शुरू हुआ, उसे मैं वीसी साहब को भी कहना चाहता हूं, लखाल साहब को भी, सीपी साहब भी सुने। जब वो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, यूनिवर्सिटी में लगे, वहां पढ़ाना शुरू किया, उस व्यक्ति को जीवन भर और जीवन के बाद में भी, यानी सेवानिवृत्ति के बाद में भी विश्वविद्यालय की राजनीति का शिकार होना पड़ा। वहां संघर्ष ने सबसे अधिक उनको परेशान किया। वो सबसे अधिक, इतने 600 शोध पत्र जिस व्यक्ति के लिखे हों, 30 पुस्तकें जिसकी हो, विविध विषय और विविधता से उनकी श्रेष्ठता के आकलन पर हम 5 दिन तक सेमिनार कर सकते हैं, वो व्यक्ति प्रोफेसर नहीं बन सका वीसी साहब। विश्वविद्यालय की राजनीति ने उसको झकझोरा हर जगह पर। और साहित्य की बात करूं तो सीपी साहब बैठे हैं, जब 1986 में पहली बार बीकानेर एकेडमी से उन्हें संस्कृति की शोरूम पे सूर्यमल मिशन पुरस्कार, शिखर पुरस्कार दिया गया, उसके लिए भी साहित्यकार कोर्ट में चले गए, मुकदमे हुए, उसके बाद में मिला। संघर्ष तो रहा ना। वो कहते थे कि जीवन के बाद में भी संघर्ष रहेगा। उस संघर्ष की बात करूं, जब कोरोना के दौरान उनकी डेथ हुई, श्रद्धांजलि सभा नहीं कर पाए, संघर्ष पीछे रहा हमारे।
उनकी किताब जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस किताब को पाने के लिए मैंने लखावत साहब से कितने फोन करवाए होंगे। इनकी सरकार थी उस समय, के पाठक जो सेक्रेटरी टू सीएम थे, उनको मैंने लखावत कविया साहब की तरफ से पत्र लिखा। कविया साहब ने कहा मेरी तरफ से के पाठक को पत्र लिखो, मैं आरपीएससी में मिला हुआ उनको। मैंने उनको लिखा कि 80 बसंत जीवन के जिस व्यक्ति ने देखे हैं, भाषा साहित्य और संस्कृति के लिए जिसने सांस तक जिया है, वो व्यक्ति अपने जीवन पे लिखा हुआ एक ग्रंथ है जो लिखा जा चुका, एकेडमी की तरफ से पेमेंट हो चुका, लेकिन वो हमें प्राप्त नहीं हो रही। सरकार को कह करके हमें वो ग्रंथ दिलाया जाए। लखावत साहब के कहने से कलेक्टर बीकानेर ने वो अनुमति दी और ग्रंथ हमारे पास आया, वहां भी संघर्ष किया। ये ग्रंथ जिसका आप विमोचन देख रहे हैं, इस ग्रंथ में भी संघर्ष ने पीछा नहीं छोड़ा। ये ग्रंथ बना जब नाहर सिंह जी जसोल को गुजरात से काक बाबू पुरस्कार मिला। उन्होंने जब हम काव्य कलरव के बहुत से लोग बैठे हैं, काव्य कलरव की ओर से हमने एक आयोजन, काव्य कलरव हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है मात्र सोशल मीडिया का, हम स्नेह मिलन जब रखा तो नाहर सिंह जी का हमने सम्मान किया। नाहर सिंह साहब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे जो कुछ भी पुरस्कार मिले हैं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, मुझे डॉक्टर शक्तिदान जी कविया के संस्कार के कारण ही मिले, इसलिए मैं ये राशि 51,000 शक्तिदान जी के नाम करता हूं। शक्तिदान जी पे कोई कार्यक्रम करवा दीजिए। हम लोगों ने ये प्रस्ताव रखा कि कार्यक्रम तो एक दिन होगा, आप उन पे पुस्तक, गौरव ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ लिखवाएं। चौपासनी शोध संस्थान माननीय चक्रवर्ती सिंह साहब विराजमान है। चौपासनी की परंपरा पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये ग्रंथ लिखा जाना तय हो गया। आयदान सिंह जी भाटी और विक्रम सिंह जी ने इसका संपादन किया। हमने जितना सहयोग बन पड़ता था किया, लेकिन जब ये किताब छपी तो दुविधा क्या आई, पता नहीं कैसा कम्युनिकेशन गैप रहा कि परंपरा के अंक के रूप में इसका साइज आना चाहिए था, लेकिन ये तो हमारी डिवाइस साइज में आकर के किताब आ गई। चौपासनी संस्थान से कहा गया कि ये किताब हमारी परंपरा वाले में नहीं आ सकती। किताब फिर रुक गई। जब हम चाहते थे कि किताब 6 महीने पहले आ जाए, वहां रुकी। मैंने रखावत साहब से निवेदन किया, परंपरा का अंक तो दूसरा छपेगा, ये किताबें छपी पड़ी है, क्या करना चाहिए। रखावत साहब ने बड़ी सहृदयता से मेरे आग्रह को स्वीकार किया और ये किताबें हमने चारण साहित्य शोध संस्थान ने खरीद ली सीधे सीधे, और आज उसका विमोचन हो रहा है। विमोचन में भी संघर्ष रहा, 11 तारीख की बजाय 25 में आए। माने कि कविया साहब का कोई काम होगा, उन्होंने कहा संघर्ष के बिना पीछा नहीं छूटेगा। उस व्यक्ति ने जीवन में जितना कुछ सहन किया, उनका एक दोहा है, उन्होंने न तो साहित्यिक धड़ाबंदी का हिस्सा होना कभी स्वीकार किया। साहित्य में जो एक पंक्ति आजकल विशेष रूप से हो गई, जो नियम हो गया कि तुम मुझे गॉडफादर कहो तो मैं तुम्हें जीनियस कहूंगा, इसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। बाकी उनका कोई कसूर नहीं था। साहित्य अकेडमी का पुरस्कार उनको नहीं मिला। आप सोच सकते हैं, वो व्यक्ति यूनिवर्सिटी में श्रेष्ठ काम करते हुए प्रोफेसर नहीं बन सका, साहित्य में श्रेष्ठ काम करते हुए साहित्य अकेडमी का पुरस्कार नहीं ले सका। मैं निवेदन करता हूं, उनका एक दोहा है लखावत साहब, कविया साहब का दोहा है कि जीवतड़ा जाण्या नहीं और गया पछे गुणगान, देखो भारत देश में मरिया हुए महान। मरने के बाद तो महान करने का उपक्रम कुछ जुटा है। मैं आपका आभारी हूं कि आपने ये काम किया है, लेकिन मेरा निवेदन है डॉक्टर शक्तिदान जी कविया को यदि आप ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, मरणोपरांत भी कुछ पुरस्कार मिला करते हैं, उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। उस आदमी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि मिल जाएगी। इतना संघर्ष से घबराए वो कि अंतिम 10-12 साल में तो किसी पे भरोसा करना छोड़ दिया। इतना संघर्ष ने उनको तोड़ा। उनका एक दोहा है, रुचे अबोली रागनी पर हाकासु न हेत, सारंगी हिवड़े सथे मारा दर्द पोरवा दे। क्या कहता है व्यक्ति, अब तो मुझे मौन वाचन पसंद है, बाकी कुछ भी पसंद नहीं है। हाकासु न हेत, ये दिखावे, ये पुरस्कार, ये सम्मान, ये जय हिंद, ये जय जयकार के नारे उन्हें पसंद नहीं है। और मेरे हृदय है उसके तार सारंगी की तरह हो गए हैं। वो सारंगी जो बजती है और वह जहां जहां रखता हूं, जिंदगी का एक एक पल मुझे दुख ही देता है, इसलिए मैं मौन होकर के सुनना चाहता हूं। ऐसे दोहे हैं उनको, तार्किकता के साथ में उनके संपादन की कला देखें, अनुवाद देखें, एक एक विषय पर बोला जा सकता है। साधना उनकी जिस तरह की श्रेष्ठ साधना थी, ब्रज के, टिंगल के, पिंगल के अंग्रेजी से अनुवाद किया ही। 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए संस्कृत के श्लोक लिखे नित्यानंद जी शास्त्री को कैलाश दान जी उज्जवल लेकर के उन्होंने सुनाया। उस समय के प्रसंग है। मैंने जो विनिबंध तैयार किया तो 250 पेज में एक ग्रंथ तैयार किया था। एकेडमी की अपनी सीमाएं थे, 80 पेज में वो छपा। मैं चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, कविया साहब के प्रारंभिक दौर के हमने छंद सुने 5वीं, 8वीं, 10वीं में पढ़ते हुए।
मैच्योरिटी के लेवल पे कैसा छंद लिखते थे। त्रिकुटबंध के बहुत बात हुई, मैं एक त्रिकुटबंध छंद पढ़ करके अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि हमें मंचासीन अतिथियों को सुनना है और भोजन के और भूखों के बीच में यदि कोई खड़ा रहे तो उससे ज्यादा गड़बड़ी कोई हो नहीं सकती। आज सीपी साहब की तरफ से भी आदेश था कि कम ही बोलना है। शक्तिदान जी कविया का एक गीत त्रिकुटबंध, थोड़ा धरती रो गीत, विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि जब हम पांडुलिपियां देखते हैं तो पांडुलिपियों में कुछ क्षेपक अंश इधर उधर हो जाते हैं। कवि ने गीत लिखा 10 स्टेंजे का था, हमें 5 का मिला, 4 का मिला, 3 का मिला। इस दौर से शक्तिदान जी कविया गुजरे थे, इसलिए उन्होंने जब ये छंद लिखने शुरू किए मैच्योरिटी के लेवल पे, तब उन्होंने पहले छंद के पहले दोहा देना शुरू किया और दोहे में जानकारी देनी शुरू की कि मैं कौन से छंद में लिख रहा हूं, किस विषय में लिख रहा हूं, कितने स्टेंजे में लिख रहा हूं, ये देना शुरू किया। ऐसे उनके अनेक गीतों के साथ में छंद है, इस छंद में भी वैसा ही है। दोहा सुने, राजस्थान की धरती, थोड़ा धरती रो गीत है त्रिकुटबंध। पहले दोहा है कि मौसम तीना रुत मुकुट प्रकट तिवारा प्रीत, 4 दुहाड़ा तट चहूं गहर त्रिकुटबंध गीत। मौसम तीना रुत मुकुट त्रिकुट तिवारा प्रीत, तो 4 दुहाड़ा तट चहूं गहर त्रिकुटबंध गीत। तीनों तो मौसम राजस्थान का, और प्रगट त्योहारा प्रीत, चौथा तीज त्योहार। 4 दुहाड़ा तट चहूं, मेरे इस गीत में 4 दुहाड़े हैं और कहर त्रिकुटबंध गीत। गीत कौन सा है? त्रिकुटबंध। सुने, त्रिकुटबंध डिंगल का सबसे विकट बंध वाला छंद है। त्रिकुटबंध के बाद में एक विकट बंध आता है। त्रिकुटबंध लिखने वाले लोग भी नहीं रहे और पढ़ने का तो बहुत मुश्किल सा काम हो गया है, क्योंकि कविया साहब कहते थे कि डिंगल के छंदों का पाठ नहीं प्रपाठ होता है, विशेष रूप से पढ़ा जाता है, इसको प्रपाठ कहना चाहिए। गोविंदान जी से उन्होंने पढ़ना सीखा था। मुझे बताते थे कि मेरे पिताश्री की पढ़नी बहुत अच्छी थी। डिंगल के कवि नहीं थे गोविंदान जी, लेकिन पढ़नी बहुत अच्छी थी उनकी, तो वो त्रिकुटबंध में पढ़ता। पहले चतुर्मास का वर्णन है, चौमासा कैसा है हमारे यहाँ का, उस चौमासे का वर्णन कविया साहब के शब्दों में सुने। धिन विमलयो जड़ धोरिया मधुरास बोले मोरिया कोरिया कुदरत खात करने भांत भांत भराव। बड़ कयन घमके वादला बीजली चमके चहुबड़ा, तो चहुबड़ पड़ल बीजल चपड़ कांठल सजल झड़ कर कृगल बादल बिटल टल टल बदल खल खल प्रबल जल खाड़ खल परनाल ढल भर पै परल गल ढगल रल वाखल गुडल परमल विबल परबल प्रबल सांबल सकल इड़ पुल सफल चल यचल मंगल चाव। एक साथ पहले 14 मात्राएं, फिर तीसरी 14, फिर 12, फिर 14 की 4 पंक्तियां, इस तरह से, और भीतर उनमें मोहरा मेल और भीतर के अंत्यानुप्रासिक छंद मिलते हैं कि मौसम सियाल थल मही कुल ठंड हेमाल कही भागला कामल पटु भाड़ विचाल मरुवाट। सर्दी कैसी है? रट पड़े तप मुख हरि रटे चट चिलम योटे चौहटे। चिलम भर के लोग बैठते हैं गांव में, तो पट निपट चो हट हट प्रकट सी रट विकट तप निकट सट मही कमट वट चट खट सिमट कर घरट कुवट हरट घट कुमट मुरट छज वो हट घट गग हट खिजट गो हट कहट पन घट सुगट झट पट पलट के घट कहट दद मट घुवट थट हिमट थड़वट थाट। आंधियां, चौमासा, सर्दी, फिर गर्मी। यार डाट उठे आंधियां वितर है मुश्किल बांधियां रांधियां जीमन भिड़े रेती धसल देती धूप। ये खियात यूं झाड़े इसी तप भौम सिद्ध भाड़े तिसी, तो तिड़ भुयड़ पड़ता वड़ तकड़ यंधड़ युपड़ पत झड़ यचड़ वड़ झकड़ रूंकड़ गुड़ वड़ ये वड़ युमड़ यर वड़ उड़ड़ खेजड़ सुरड़ तड़ तड़ ककड़ दी वड़ कनड़ मुख नड़ दुजड़, तो खड़ टिकड़ चौपड़ घी गड़ड़ ऊझड़ पंदड़ खड़ फड़ उनड़ रड़ वड़ तो रांगड़ रूप। और अंतिम हमारे जो ये मेले मगर ये कैसे हैं कि चहूं दिस जमाने चाव में भल इष्ट साचे भाव में, मेरा सुरंगा थली मंडे रड़ी करत हरेक, तो यो ठास झुरके यावता मगर ये धूम मचावता। भर निजर धर यंबर भंवर झंगर शिखर गिर निर्धर ईशर गवर मंदर यगर भर हर धजर दर कर लहर सुर सिमर युर अंतर सदर, तो जमधर कमर किर मर जबर नर हुनर मुरधर नेक। ये टिंगल का छंद है, जिसको बनाने में, इस गीत को बनाने में कितनी मेहनत लगती होगी, कितनी शब्द सामर्थ्य की आवश्यकता है। मैं पुनः लकावत साहब के प्रति कृतज्ञता जाहिर करता हूं। आदरणीय माता श्री विराजमान है। मुझे तो विगत 10-15 सालों में जितनी बार गए तो आपके हाथ का वो हलवा और उस तरह की
वो आशीर्वाद आपका मिला है। कविया साहब के पास में 8-8, 9-9 घंटे रह करके मैंने काम किया है, इसलिए मैं उस व्यक्ति के प्रति जितना श्रद्धावनत हो सकता हूं उतना कम है। मैं एक निवेदन लखावल साहब से करूं, जब कविया साहब की हमने ऑनलाइन वर्चुअल श्रद्धांजलि सभा आदरणीय मनोज मिश्र साहब के सौजन्य से, इनके तकनीकी सहयोग से की, उस समय पूरे राजस्थान और राजस्थान के बाहर हिंदुस्तान से आदरणीय राजन साहब हमारे साथ जुड़े थे। उस समय में सारे कवियों के जो मरसिए लिखे, शक्तिदान जी कविया पर जिन्होंने उनके दिवंगत होने पर मरसिया काव्य लिखा, वो मरसिया काव्य की पुस्तक मैंने और मनोज मिशन साहब ने तैयार कर ली है। आज आप संस्थान से जैसी घोषणा करें, जिस तरह से आप आदेश दें, वो पुस्तक तैयार है और मैं चाहता हूं कि कविया साहब के जीवन पर वो पुस्तक अवश्य आनी चाहिए। जैसा आपका आदेश होगा हम उसमें काम करेंगे। पुनः पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत। बहुत बहुत धन्यवाद गजादान साहब। आप लोगों ने उनके मरसियों पे अनेक कवियों ने, लेखकों ने जो लिखा, उसको एक पुस्तकाकार रूप दिया है। इससे बड़ा क्या सौभाग्य हो सकता है किसी शिष्य का या किसी साहित्य प्रेमी का, उनके अनुयायी का, कि आप लिखें हम न छापें। क्या छापेंगे जी, बाकी हमारे पास छापने को बचा क्या है। और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी से भी बात करिए, आपकी पुस्तक जब मिल जाएगी तो डॉक्टर शक्तिदान जी कविया की स्मृति में वह पुस्तक चांद साई शोध संस्थान से हम प्रकाशित करेंगे। ये हमारा सौभाग्य होगा। आज आप इतने महानुभाव आए हैं, ईमानदारी से आपको बता देता हूं कि आपके नाम मैंने ढूंढ करके, पूछ करके सबके लिखे, और मेरा एक स्वार्थ था, मैं बता देता हूं। मीटिंग खत्म हो रही है, 2 वक्ता 3 वक्ता और बोलेंगे। मैं पिछले दिनों कुछ लिख रहा था, 2 पेज अगर मैं और लिखता तो मेरी किताब पूरी हो जाती। बीच में ये कविया साहब वाला साहित्य और ये विषय आ गया, वो अभी 2 पेज में लिख नहीं पाया। पर पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा कि मैं जीवन में जितना सब मिला करके मैं नहीं पढ़ पाया इन 20, 30, 40 साल में, जबकि नित्य पढ़ने का स्वभाव है, उतना मैंने शक्तिदान जी के एक एक पेज को देखकर पढ़ने का अवसर मिला, कुछ समझने का अवसर मिला। मैं आज कह सकता हूं कि इतिहास के वो अमर कवि हैं जिन्होंने शक्तिदान जी को पढ़ा नहीं है, केवल शक्तिदान जी को देखा है, या शक्तिदान जी के बारे में इधर उधर की बातें कहीं किसी ने कही होगी। मैं आज कह सकता हूं कि आजाद हिंदुस्तान का वो सर्वश्रेष्ठ कवि थे, कोई कंपैरिजन नहीं है। आज मैं कहता हूं कवि और भी होंगे, मैं ये नहीं कहता कि कवि और नहीं है, परंतु हमारे सामने अब तक नहीं आए। इसलिए ये हमारा सौभाग्य है कि आज ये हमने इतना बड़ा कार्यक्रम किया और समय वाला कार्यक्रम किया। उसके पीछे भी एक कारण था, ये समग्र रूप से शक्तिदान जी को समझना हो तो मोटे मोटे रूप से तो हम समझकर यहां से जाए। मैं एक प्रस्ताव रख रहा हूं 2 लाइन का। आप जितने महानुभाव आए हैं, आपके मन में इच्छा है क्या कि आपके घर में और आपकी पौड़ में यह साहित्य होना चाहिए? हो तो हाथ खड़े कर देना, प्रस्ताव के पक्ष में हो तो। अच्छा, कोई ऐसे भी हो कि लखावत साहब हमें खाने दो, पीने दो, धन इकट्ठा कर लेने दो, हमको महल माड़िया बनाने दो, ऊंची गाड़ियों में चलने दो, एसी में बैठने दो, हवाई जहाज में उड़ने दो, आप कहां हमारे को इस झंझट में डाल रहे हो? वो भी हाथ खड़े कर दो, मान लो ऐसा कोई हो नहीं है। तो ये तय है ना कि अब आपका घर साहित्य का होगा, आपकी पौड़ साहित्य की होगी। मैं नहीं कहता कहां क्या होगा, कैसा होगा। ये इधर पीछे एक हमारा काउंटर लगा है, मेरा घर साहित्य का घर है, उसमें सारा वैसा कुछ लिखा भी। परसों पैलोलॉजी हमने इसका एक प्रयोग किया, 2 बनाए हमने, ये क्या कहते हैं QR, क्या कहते हैं QR, आप जानते हो बैंकिंग सिस्टम को, वो हमने बनवाए। मेरे 2 मित्रों को मैंने भेजे 3 मिनट में, एक भवानी सिंह जी बैठे जी, इन्होंने 5100 रुपए 1.5 मिनट में ट्रांसफर कर दिए। मैंने कहा बात बढ़िया जी, ठीक लगी मेरे को। और दूसरा मैंने एक को भक्ति दान के लिए की, उसके वहां से हमारे को पैसे मिल गए। मैं कहता हूं कि यदि आपका घर साहित्य का घर होना चाहिए, माफ कीजिएगा साहब, ये मनोहर कहानियां, सत्य कथा और चाकू और छुरे वाले साहित्य सब जगह मिलेगा।
बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, क्या संस्कार देंगे आप लोग? और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, मैं एक बात कह के अपने अगले वक्ता को बुलाता हूं। अभी गिरधरदान जी ने चंदू मापे और जमर पे एक किताब लिखी, उसका विमोचन हुआ, मुझे भी जाने का सौभाग्य मिला। मेरे घर पे वो प्रति थी, मेरे पोती दामाद हैं, गोपाल दान सर के लड़के हैं, उन्होंने वो किताब पढ़ने के लिए ली, पढ़ा, सुबह है, कहने लगे दादा साहब मेरे को इसकी 12 कॉपियां चाहिए। मैं कहा आप 12 कॉपियां क्या करोगे? कहने लगे मैं एक कॉपी मेरी माँ को दूंगा, एक मेरी बहन को दूंगा, मेरी बुआओं को दूंगा, मेरे ननिहाल में दूंगा। ये महिलाओं के तो पढ़नी चाहिए। अगर चंदू माँ और सत्यत्व जमर का किताब अगर महिला न पढ़े तो कैसा चारण का घर होगा? मतलब मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं, हम साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ लेंगे जिनको जो पढ़ना है, और फिर रोते रहेंगे हम लोग इन्होंने क्या पढ़ लिया और क्या संस्कार ले लिया। इसलिए इस दिशा में हम लोग काम करें। मैं सम्मान करके चलता हूं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा को। आप हमारे सारस्वत अतिथि हैं, दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं, और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि एक संस्कार युक्त महाविद्यालय कैसे चलना चाहिए उसके एक प्राचार्य के रूप में है। और आप, हमने निवेदन किया था कि आप महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुयायी हैं, इसलिए हम आपको यहाँ बुला रहे हैं, क्योंकि हमारे भी बहुत हैं, उमरदान जी से लेकर के और फतेहकरण जी से लेकर कृष्ण सिंह जी बारठ से लेकर, ये दयानंद सरस्वती जी के साथ काम किया, आजादी की लड़ाई में काम किया। और इसलिए आइए डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी शर्मा अपनी बात करें। चारण साहित्य रिसर्च सेंटर शोध संस्थान अजमेर के सभागार में और प्रांगण में पधारे हुए सभी महानुभावों को जो स्टेज पर हैं और जो स्टेज के सामने है, मैं सबको सादर नमस्कार करता हूं। मैं सुबह से शक्तिदान जी के ऊपर बहुत लोगों के विचार सुने मैंने, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं। उसके पीछे कारण है छोटा सा। पंजाबी हूं, पंजाब से आया हूं, एग्रीकल्चर स्टेट है और वाणिज्य विषय है, और राजस्थान में बुलाया गया हूं, राजस्थानी प्रोग्राम है, कल्चरल एक्टिविटी है और मंच पर बिठा दिया गया हूं। तो ये एक तरह से मिसमैच हो रहा है मेरे साथ, इसलिए मैं क्षमा मांगता हूं आप सबसे। लेकिन राजस्थान में मुझे 5.5 साल हो गए दयानंद महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में, और मेरी अगर एक सबसे बड़ी उपलब्धि है आज तक की 5.5 वर्षों में, वो है लखावत साहब से परिचय होना मेरा। मैं लखावत साहब को तकरीबन पिछले 1 साल से मिला हूं। पहले 4.5 साल तो मेरे वेस्ट गए राजस्थान में, अजमेर में, और एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं ये। मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल। शफक धनुक महताब घटाएं, तारे नगमे बिजली फूल। इस दामन में क्या क्या कुछ है, ये दामन हाथ में आए तो इनके दामन में जो आ गए उनको सब कुछ मिल जाएगा। और मैं इस मंच से ये विश्वास दिलाता हूं, वाइस चांसलर साहब बैठे हैं, अग्नि गण्यमान्य लोग बैठे हैं, लखावत साहब से, आपके आदेश अनुसार दयानंद महाविद्यालय की जो ड्यूटी लगेगी इस आयोजन में, इस सत्य के प्रचार और प्रसार के लिए दयानंद महाविद्यालय की जो ड्यूटी लगेगी, हम उस ड्यूटी को आगे होकर निभाएंगे। और दक्षिण के एक महान कवि हैं सुब्रमण्यम भारती जी, उनके ऊपर हमने 2 सेमिनार किए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरे मित्र बैठे हैं। और शक्तिदान काव्या जी के ऊपर भी हम अपने कॉलेज में कोई एक लॉज गाएंगे, ताकि विश्व में बच्चे भी उनके बारे में सुन सके, पढ़ सके और उनको उनका मैसेज जा सके। इन शब्दों के साथ मैं अपना शब्द समाप्त करता हूं। धन्यवाद।